देश में सारे बड़े बड़े पद महिलाओं के पास है आदरणीय भाभी जी। वो इसलिए क्योंकि महिलाएं बुद्धिमान होती है। 8 मार्च महिला दिवस के दिन मैंने पत्नी से पूछा, मैंने कहा ये बता महिलाएं काय का रूप है? पत्नी बोली शक्ति का। मैंने कहा पुरुष? बोले सहन शक्ति का। महिलाएं बुद्धिमानी से काम लेती है। भाभी जी मैं जब भी कोई नई कविता लिखता हूँ तो सबसे पहले पत्नी को बताता हूँ, सबसे पहले पत्नी को सुनाता हूँ। वो मुझे 500 रुपए देती है, कहती है प्लीज सुनाओ मत। एक दिन मैंने कोरोना काल के दौरान आदरणीय दादा मैंने पत्नी से अजीब सवाल किया। मैंने देख भगवान राम को वनवास हुआ था, उसके बावजूद सीता माता राजमहल के सारे सुख छोड़ के उनके साथ जंगल में चली गई। इस बात से तुझे मिली कोई सीख है? पत्नी बोली हाँ, जिसकी 3-3 सास हो उस बहू का जंगल जाना ही ठीक है। आदरणीय संगीता दीदी महिला बहुत बुद्धिमानी से काम लेती है। कोरोना काल के दौरान जब मेरी पत्नी गाँव गई तो मैंने 4 घंटे बाद फोन लगाया। मैंने कहा पहुंच गई क्या? बोले हाँ पहुंच गई। मैंने कहा यात्रा के दौरान मेरी याद नहीं आई क्या? बोले आई थी ना। मैंने कहा कब? बोले स्टेशन पे कूली नहीं मिल रहा था तब। वाह वाह, महिलाएं बहुत बुद्धिमानी से काम लेती है। आपको सिद्ध करके बताता हूँ। एक दिन मैंने पत्नी से कहा भाभी जी कोरोना काल के दौरान मतलब देख अगर तू किताब होती मैं तुझे रोज पढ़ता। पत्नी मुस्कुराई, बोले काश अगर आप कैलेंडर होते तो हर साल बदलती। ये परिवार ऐसे नहीं चलते। जब पत्नियां अच्छी मिलती है तब परिवार सफल होते हैं। तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी है। जरूरी नहीं है कि तालियां बजा, आप अच्छा सुन रहे हैं कि पत्नी अच्छी मिली तो घर सजा देती है। पत्नी अच्छी मिली तो घर सजा देती है, अगर पत्नी अच्छी नहीं मिली तो पूरे घर को सजा देती है, पूरे घर को सजा देती है। कोई चैनल बड़े नहीं होते। सम्माननीय अशोक नागर दादा ने कहा भी है कि चैनलों पे कभी आए हैं, चैनल बड़े नहीं होते। आदरणीय बाबूजी गोयल बाबूजी, मैं सब टीवी की शूटिंग के लिए बंबई गया था तो एक महिला मेरे पास आई, मुझसे बोली मद्रासी जी आपका बेटा अंगूठा चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़वाई? मैंने कहा बहन जी मैंने उसकी चड्डी ढीली सिलवाई। मैंने कहा बहन जी मैंने उसकी चड्डी ढीली सिलवाई। वो बोली इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा जब दोनों हाथ से चड्डी पकड़ेगा तो अंगूठा कौन से हाथ का चूसेगा? सवाल करो जवाब मिलते हैं। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ बाबूजी, हमारे वहाँ पर हेड क्लर्क है नायडू मैडम। हेड क्लर्क है नायडू मैडम, हमेशा माथे बड़ा सा टीका लगाती। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, मैंने कहा मैडम आप इतना बड़ा टीका क्यों लगाती? बोले पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। हर भारतीय महिला चाहती है भाभी जी उनके पति का स्वास्थ्य अच्छा हो, उनकी लंबी आयु हो। मगर मैंने एक दिन देखा नायडू मैडम छोटा टीका लगा के आई। मैंने कहा मैडम क्या हुआ? बोले आपके भैया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब मैडम दूसरे दिन आई तो उससे बारीक टीका लगा के आई। मैंने कहा मैडम, बोले आपके भैया को आईसीयू में रेफर किया गया। जब मैडम तीसरे दिन आई तो माचिस के गुल जैसा बारीक सा टीका लगा के आई। मैंने कहा मैडम, बोले नहीं आज उनका ऑपरेशन है। उसके बाद वो मैडम 20 दिन तक ऑफिस में नहीं आई। 20 दिन का जब वापस ऑफिस में आई तो फिर से बड़ा टीका लगा के आई। मैंने कहा भैया ठीक हो गए? बोले वो तो निपट गए, मैंने दूसरी शादी कर ली। मैं इस मंच का पहला कवि हूँ और आप सभी जानते हैं परिवार में जो पहला व्यक्ति आता है, बच्चा आता है, वो खुशियां लेके आता है, गम के बादल नहीं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ आनंद ले कि बस में सफर करते हुए एक महिला ने कंडक्टर से पूछा बस में कितने घंटे रहते हो भाई? कंडक्टर हाजिर जवाब था, बोला 14 घंटे सरकारी बस में रहता हूँ और 10 घंटे पत्नी के बस में रहता हूँ। 14 घंटे सरकारी बस में और 10 घंटे पत्नी के बस में रहता हूँ। मुझे मेरा पता है कैसे सहता हूँ, कभी इसके कभी उसके बस में रहता हूँ, कभी इसके कभी उसके बस में रहता हूँ। वाह वाह वाह, आपकी कमजोर तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सम्माननीय अग्रवाल जी ने पहले ही कहा था बहुत अच्छा ऊंचा सुनने वाले लोग हैं, इसलिए हम ऊंचा पढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो एक लड़का आके मिला, बोले मद्रासी जी थोड़ा ऊंचा पढ़ना, मेरे दादा थोड़ा कमजोर सुनते हैं। आइए हम ऊंचा पढ़ने का प्रयास करेंगे। आदमी, सम्मानीय गोयल बाबूजी यहाँ बैठे हैं, पूरी समिति यहाँ विराजमान है। आदमी जैसा दिखता वैसा होता नहीं है। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। 6 दिन पहले मेरे एक दोस्त का फोन आया, बोले घर में प्रसाद के लिए आओ। मैं घर पहुंचा तो उसका बेटा सामने आया, बोले अंकल नमस्ते, लो पानी पियो। मैंने कहा बेटा तेरा नाम क्या है? बोले अंकुश। मुझे बहुत खुशी हुई, कितना अच्छा नाम है अंकुश। मैं पानी पी रहा था तो एक बच्ची सामने आई, बोले अंकल नमस्ते। मैंने मित्र की तरफ देखा, मित्र बोला ये मेरी छोटी बेटी प्रगति। मैंने कहा गजब कर रहा है, तू पहला आदमी है जो अंकुश के बाद प्रगति कर रहा है। वाह 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 वाह।
विसंगतियों से हंसी निकल के आती है। अच्छा सुन रहे आप, अच्छा सुने, तालियों की मैं आप बिल्कुल उम्मीद नहीं करूंगा। मैंने कहा गजब कर रहा है, तो पहला आदमी है जो अंकुश के बाद प्रगति कर रहा है। आदरणीय गोयल बाबूजी, आप एडवोकेट है, मेरा एक दोस्त एडवोकेट है, एक डॉक्टर है, हम तीनों साथ में बैठे थे। मेरे डॉक्टर दोस्त ने अनायास ही कह दिया, बोले हम डॉक्टर है, सफेद कोट पहनते कितने अच्छे दिखते, तुम वकील हो काले कोट क्यों पहनते। मेरा वकील मित्र नाराज हो गया, वह बोला हम काले कोट थोड़ी पहनते, हमारे कोट भी पहले सफेद थे, वो तो हमारे कारनामे देखकर काले हो गए। विसंगतियों से हास्य निकल कर आता है। अच्छी अच्छी बातें सुनने का प्रयास करें। मुझे एक अच्छी घटना याद है, आजकल बाबाओं का जमाना है। एक ट्रेन में बाबा जा रहे थे, तो टीसी ने उनसे पूछ लिया, बोले बाबा कहाँ जा रहे। तो बाबा बड़े जोशो खरोश में थे, आजकल बाबा बड़े जोशो खरोश में है, उत्साह में है। तो बाबा ने भी जोश जोश में कह दिया, बोले बेटा वहीं जहाँ भगवान राम पैदा हुए थे। बोले बेटा वहीं जहाँ राम पैदा हुए थे। तो टीसी ने कहा, बोले अच्छा बाबा आप अयोध्या जा रहे हैं। बोले हाँ बेटा अयोध्या जा रहा। बोले टिकट बताओ। बोले बेटा टिकट तो नहीं है। तो उस टीसी ने 2 पुलिस वालों को बुलाया, बोले बाबा चलो। बोले बेटा कहाँ। बोले वहीं जहाँ कृष्ण पैदा हुए थे। जैसा दिखता वैसा होता नहीं बाबूजी। कई तरह के बाबा हुए, आधे से ज्यादा बाबा जेल में है, 2-4 बाबा बाहर है, पर सभी बाबा बुरे नहीं होते। एक बाबा तो बेचारे बहुत अच्छे, जिन्होंने सभी से कहा योग करो योग करो योग करो। हम सब लोग योग करने में लग गए, बाबा उद्योग करने में लग गए। बाबा कहीं ना कहीं विचारों का मिलना जरूरी है। आपके विचार अच्छे थे, आपने कवि सम्मेलन को रखा, संगीता सरल जी ने इतनी अच्छी माँ सरस्वती की वंदना की, इतना अच्छा गीत गाया। और आजकल फिल्मों में वैसे गीत नहीं बचे, न जाने कैसे कैसे गीत आ गए। दिल है कि मानता नहीं, दिल तो पागल है, दिल कमीना है। पर ये दुनिया, आदरणीय गोयल बाबूजी पूरी समिति सुन ले, ये दुनिया दिल से नहीं चलती, विचारों से चलती है। विचार मिलना चाहिए। मेरा एक दोस्त है जिसने कसम खाया कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। एक दिन सुंदर सी महिला के साथ दिखा, इसके पहले कि मैं कुछ बोलूं उसने ही कहा ये तेरी भाभी है पगले। मैंने कहा तूने तो कसम खाया था कभी शादी नहीं करूंगा। बोले हाँ, इसने भी कसम खाई थी कभी शादी नहीं करूंगी। दोनों के विचार मिले, फिर हमने शादी कर ली। मैंने कहा कब हुई शादी। बोले 3 साल हो गए। मैंने कहा बाल बच्चे। बोले बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा क्यों। बोले विचार नहीं मिल रहे। वाह वाह। एक दिन दोनों सुबह सुबह कहीं जा रहे थे, काफी खुश नजर आ रहे थे। मैंने कहा कोई खुशखबर दे रहे हैं। बोले हाँ, हम तलाक ले रहे हैं। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी आनंद ले कि मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ, तब तलाक के दस्तावेज पे दस्तखत के लिए मित्र के पत्नी ने मित्र से पूछा आपके पास पेन है क्या। मित्र के पत्नी ने मित्र से पूछा आपके पास पेन है क्या। मित्र सहजता से बोला बिछड़ते हुए भी तुमने किन शब्दों को छुआ है। अब पेन की क्या कमी है, सारा पेन तो तुम्हारा ही दिया हुआ है, सारा पेन तो तुम्हारा है। आइए, मैं मंच का पहला कवि था, मेरा दायित्व तो आपको हंसाने का। जैसा दिखता बाबूजी वैसा होता नहीं है। मैंने 4 पंक्तियां लिखी आनंद ले कि दारूबंदी पर मंत्री जी का भाषण। भाषण के बाद कुछ कार्यकर्ता मंत्री जी के पास आए, बोले सर आपने दारूबंदी पर अच्छा भाषण दिया है, जनता का दिल जीत लिया है। तो मंत्री जी हंसकर पीए से बोले देखा मैं जनता की नस टटोल लेता हूँ, सच बात तो ये है पीकर भी अच्छा बोल लेता हूँ। हम विसंगतियों से हाथ ढूंढने का प्रयास करते हैं सर। अच्छी अच्छी बातों को सुने। ये भगवान कृष्ण की नगरी, अच्छे संस्कारों की नगरी है। मुझे एक अच्छी घटना याद है, संगीता दीदी सुनना। वो तो एक साधु बाबा मोहल्ले में आए, एक लड़के से पूछा, बोले बेटा अपने मोहल्ले में भगवान कृष्ण का मंदिर कहाँ है। तो लड़का बेचारे स्कूल जाने के फिराक में था। बोले महाराज जी आप ऐसा करो, आप सीधा जाना, सीधे जाके बाएं पलटना, बाएं पलटना एक बड़ा सा जो मंदिर दिखेगा वही भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो वो महाराज ने कहा बोले बेटा तू शाम को क्या करता। बोले कुछ नहीं। बोले महाराज जी खेलते रहता। बोले बेटा शाम को मंदिर में आ भगवान कृष्ण जी के, वहाँ मेरा प्रवचन है। उस लड़के ने मासूम से पूछा, बोले महाराज आप प्रवचन में क्या करते। बोले बेटा मैं स्वर्ग में जाने का रास्ता बताता हूँ। बोले महाराज जी मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। बोले क्यों। बोले आपको ढंग से भगवान कृष्ण के मंदिर का रास्ता नहीं मालूम, आप स्वर्ग जाने का रास्ता बता रहे। जिसे जो रास्ता मालूम रहे उस रास्ते पे चले। कोरोना काल के दौरान बाबूजी न जाने हमारी हंसी कहाँ गई। तब मैंने एक सार्थक पंक्तियां लिखी आनंद ले। उसके बाद एक कविता पढ़ के इस मंच से मैं बैठ जाऊंगा कि कोरोना काल के दौरान पंक्तियों का आनंद था कि अखबार में विज्ञापन छपा था
क्या आप तनावग्रस्त हैं? सम्मान्य अग्रवाल जी पंक्तियों का आनंद ले कि अखबार में विज्ञापन छपा था कि आप तनावग्रस्त हैं, 100% गारंटी, तनाव से मुक्ति पाइए, हमारे शिविर में आइए। मैं शिविर में पहुंचा, काफी भीड़ थी। एक आदमी कुर्सी पे बैठकर कुछ लिख रहा था मगर तनाव में दिख रहा था। मैंने पड़ोस में बैठे व्यक्ति से कहा, उसे देखिए शिविर में आकर भी कितने तनाव में दिखता है। पड़ोसी ने कहा, धीरे बोलिए, वही आज के वक्ता है। वाह वाह। जहां वक्ता ही परेशान हो वहां आसपास से हंसी को ढूंढे। तब किसी ने दो अच्छी पंक्तियां लिखी है कि फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से न्यायाधीश ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, जज साहब मेरे बदले आप लटक जाइए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं सम्मान्य मफत भाई जी, वहां पे इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते नहीं। वहां तो जो भी कार्यक्रम होते सब नक्सलवादी करते। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई सभी पुलिस विभाग में है। हमारे खानदान में मैं अकेला कवि हूँ। कभी कभी तो मेरे पिताजी मुझे गौर से देखते, आखिर गलती हुई कहाँ। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, गोयल बाबूजी, बोले बेटा कवि सम्मेलन तो रात में रहते, दिन में पुलिस की नौकरी कर ले। मैंने कहा बाबूजी ठीक है। मैं पुलिस के भर्ती में गया तो कमिश्नर साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, क्यों रे मद्रासी, तेरे हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, फिर भी तो होना है पुलिस में भर्ती। तो मैंने कमिश्नर साहब से कहा, मैंने कहा साहब मेरा सिर्फ इतना है कहना, मैं तो ये बताने आया कि मेरे भरोसे पे मत रहना। वो साहब मुस्कुराए, एक कांस्टेबल को बुलाए, उसके हाथ से टेप लिया, मेरे छाती से लगाया, बोले मद्रासी छाती फुलाओ। अपनी छाती फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा कमिश्नर साहब मैं अपने देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक दे सकता हूँ। साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले मनोज छाती और फुलाओ। मैंने अपनी छाती और फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा साहब मैं अपने देश के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले मद्रासी छाती और फुलाओ। अपनी छाती और फुलाई, बोले चलो अब कोई ऐसी बात बोलो जिससे हमारी भी छाती फुल जाए। मैंने कहा सर 2 लाख तक दे सकता हूं। साहब ने तुरंत कहा सिलेक्ट। उतने में एक कांस्टेबल आया, बोले आपका चयन हो गया मद्रासी जी, आपको 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलेंगी, पहनने के लिए 2 वर्दी मिलेंगी और एक क्वार्टर। मैंने उस कांस्टेबल से कहा आज संडे का दिन है, एक क्वार्टर में क्या होता। मैं गोयल बाबूजी पुलिस में भर्ती तो नहीं हुआ, पर मैंने वहां से 4-6 पंक्तियां उठा के लाई, आनंद ले। कल्पना करे कि रात का समय और ऐसा प्रसंग सामने आ जाए कि रात में गश्त के दौरान रास्ते में सो रहे कुत्ते को पुलिस वाले ने डंडे से मारा। कुत्ते ने गुर्रा के देखा और चुप हो गया बेचारा। मैंने कुत्ते से कहा, अरे पुलिस वाले ने तुझे डंडे से मारा कि तेरे मन में उसे काटने के भाव नहीं जगे। कुत्ता बोला जगे, मगर पुलिस वाले के मुंह कौन लगे। कुत्ता बोला जगे मगर पुलिस के मुंह कौन लगे। जैसे ही पुलिस की जीप बड़ी आगे, 2 चोर आ रहे थे भागे भागे। पुलिस वालों ने चोरों को पकड़ा, अपना हाथ दिखाया तगड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों चोर मुस्कुराते हुए जाने लगे। मैंने चोरों से कहा शर्म करो थोड़ा, चोरी करने के बावजूद पुलिस वालों ने तुमको छोड़ा। तो एक चोर बोला, ऐसे ही थोड़ी छोड़ा, कुछ हमने छोड़ा तब कहीं जाके। वाह। ये दौर चलता रहेगा, देश के श्रेष्ठ कवियों को आपको सुनना है। इस दौर की अंतिम कविता किसी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है बाबूजी कि कोई तानसेन बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है कानसेन जो तानसेन को सुनता है। आप सुनने वाले बड़े हैं, हम टीवी के कलाकार बड़े नहीं है। इन पंक्तियों को मैं सम्मानीय मेरे दादा आदरणीय अशोक नागर जी के चरणों में सौंपता हूँ। जो बड़े वो श्रोता होते हैं, मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। 6 दिन पहले मैं इंदौर गया था, समय बहुत कम बचा था। संचालक ने कहा शॉर्ट में कविता पढ़ना। मैं मंच पे खड़ा हुआ, मैंने कहा 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ, चौथी पंक्ति पे आपकी तालियां चाहूंगा। एक बुजुर्ग खड़े हुए, बोले मद्रासी चौथी पंक्ति सुना। बाबूजी मैंने जल्दी जल्दी में 4 पंक्तियां सुनाई। वो बुजुर्ग उठकर मंच पर आए, बोले मैंने आपको सब टीवी के मशहूर कार्यक्रम वहाँ क्या बात में सुना था, आज यहाँ सुना, क्या लिखते हैं आप। उनके चरण छुए। मैंने कहा बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। बोले नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या लिखते हैं आप। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी है। आप सभी को, गोयल जी को, सम्मानीय मफत अग्रवाल जी को और पूरे समिति को ये पंक्तियां सौंपता हूँ कि अस्पताल में फल वितरण के दौरान डॉक्टर ने कहा मरीज की तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ रही है साहब, कहीं कार्बाइड से पके फल तो नहीं खिला रहे आप।
वे बोले कमाल है, मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ, बाजार से लाकर ताजे फल खिला रहा हूँ और मेरे जन्मदिन की खुशियाँ गम में बदल रही है कैसे। और मरीज से बोले क्यों रे, ताजे फल खा के तेरी तबीयत बिगड़ रही है कैसे। तो मरीज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबूजी आदमी मन के स्वभाव के सच्चे होना चाहिए, फल बाजार के नहीं, फल करनी के अच्छे होना चाहिए, फल करनी के। वाह भाई मनोज मद्रासी।